हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जो सीडीपी का चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी एंड में करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी को हिंदी में अनुवांशिकता भी बोलते हैं। हेरिडिटी है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पूर्वजों से यानी हमारे पेरेंट्स से जो ट्रेट्स, जो क्वालिटी हमें विरासत के रूप में मिली है, जो उनसे गुण हमें प्राप्त हुए हैं, वही क्या है, अनुवांशिकता है। जैसे जैसे मान लीजिए फिजिकल ट्रेट्स है, मेंटल है और क्या है, टेम्परामेंट। फिजिकल मतलब शारीरिक जो गुण है, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों में वो क्या है, वो वाला ट्रेट आ गया। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स है तो बच्चे भी क्या हो गए, कर्ली हेयर्स वाले हुए, उनके भी कैसे हो गए, कर्ली हेयर्स हो गए। मान लीजिए किसी के कलर का किसी की आईज का कलर कैसा, ब्लू कलर है, तो बच्चे की आईज का हो सकता है कि ब्लू कलर हो जाए। तो ये क्या है, फिजिकल ट्रेट्स में आते हैं। सेकेंड है मेंटल ट्रेट्स। बुद्धि बुद्धि जो होती है बच्चे की, हो सकता है कि माँ बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर चली जाए, और किसी का अगर पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाए। टेम्परामेंट मतलब स्वभाव। स्वभाव मतलब किसी के अगर पेरेंट्स मान लीजिए गुस्से वाले हैं, किसी के मान लीजिए शांत स्वभाव है, तो हो सकता है कि वो ट्रेट्स बच्चे के पास हो जाए। तो ये थी अनुवांशिकता। उसके बाद है कि प्रोसेस क्या होता है हेरिडिटी का। देखिए प्रोसेस में क्या है कि सिंपली यहाँ पे क्या है, फीमेल का जो ओवम है, जो एग होता है, जब वो मीट करता है मेल के स्पर्म के साथ, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बेसिकली क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे, जैसे मान लीजिए इस यहाँ से, इसमें 46 क्रोमोसोम्स में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो फीमेल से आते हैं, और जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कहाँ आते हैं, मेल से आते हैं। यानी कि 23 पेयर्स माता से आते हैं और 23 पेयर्स कहाँ से आते हैं, पिता से आते हैं, जो बच्चे में आते हैं। ठीक है, इन 46 क्रोमोसोम्स में जो होते हैं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इन क्रोमोसोम, ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो सेम होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स। ठीक है, उसके बाद ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यही क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेंट होता है, जो बच्चे का सेक्स बताता है कि जो बच्चा होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा। कैसे बताता है, हमें पता है कि जो फीमेल होती है उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होती है। ठीक है, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम अगर आया तो ये क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। ठीक है, यहाँ से अगर एक्स क्रोमोसोम आया और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, बेबी बॉय होगा। तो यहाँ से क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेंट है, कौन सा, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो ये जो धागे जैसी संरचना है ना, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है क्रोमोसोम्स होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, यानी कि अनुवांशिकता की इकाई इनको बोला जाता है। व्हीकल ऑफ हेरिडिटी अनुवांशिकता का, इनको वाहक बोला जाता है। ठीक है, यही जो है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से था, और यहाँ पे 23 क्या था, मेल से था। तो ये एक तरह से कहाँ चले गए, जाइगोट में, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग है जिससे बाद में बच्चा बनता है, यहाँ पे चले गए। तो एक तरीके से ये क्या है, जीन्स का वाहक है। ठीक है, अभी क्या बात, अभी नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं, वो देख लेते हैं कि जो फादर ऑफ हेरिडिटी है वो कौन है। फादर ऑफ हेरिडिटी है ग्रेगर मेंडल साहब है। कौन है, जिन्होंने मटर के पौधों पर वर्क किया था, पी प्लांट्स पे इन्होंने काम किया था, और इन्होंने क्या दिए थे, इनहेरिटेंस के कुछ लॉज दिए थे। ठीक है, जिनसे ये फेमस हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं कि लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होते हैं।
लॉ ऑफ हेरिडिटी में फर्स्ट लॉ जो आपका है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण, मतलब अलगाव, और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, यहाँ से सिंपली हमें पता चल रहा है कि ऐसे ट्रेट जो किसी भी एक जनरेशन में शांत हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही शांत हो सकता है कि वो आगे आने वाली जनरेशन में क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके किसी भी मान लीजिए आपके दादा या दादी के जो जनरेशन थी उसमें कोई बीमारी थी जो आपके फादर के पास नहीं आई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ना आए, हो सकता है वो आपके पास आ जाए। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है डोमिनेंस। कोई भी एक ट्रेट जो है किसी एक जनरेशन में शांत हो सकता है, लेकिन वो आगे कभी भी उसका जो प्रभाव है वो हो सकता है। सेकंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि जो एक ट्रेट है वो दूसरे जो अदर ट्रेट है उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। कैसे, मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स की अगर हाइट अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी हाइट सबकी ही बराबर होगी, यानी कि सबकी ज़्यादा होगी। हो सकता है किसी की हाइट छोटी हो, किसी की हाइट बड़ी हो जाए, यानी कि जो एक ट्रेट है वो दूसरे ट्रेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। अभी बात कर लेते हैं कुछ आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में जो पूछ लिया जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये होते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब एक युग्मनज। मतलब क्या है, मोनो का मतलब क्या है, वन, मोनो का मतलब वन होता है, जाइगोटिक मतलब फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, यानी कि एक ही जो अंडा है वही फर्टिलाइज होगा, जो एक एग है उसी से ही दो बच्चे बनेंगे। ट्विंस है ना, उसी से ही दो बच्चे बनेंगे, यानी कि एक ही अंडे से दो अंडे बनेंगे और उन्हीं से ही जो है फर्दर बेबीज होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अगर ये एक्स जो फर्टिलाइज हुआ है तो ये क्या होगा, दोनों लड़की ही होगी। अगर ये दोनों, अगर एक लड़का है तो सॉरी दूसरा भी क्या होगा, लड़का ही होगा, यानी कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मोनोजाइगोटिक में। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, इसमें डाइजाइगोटिक होता है। डाई का मतलब होता है टू, जाइगोटिक मतलब फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि इसमें जो होता है अलग सेपरेट ओवम होता है। ठीक है, सेपरेट ओवम होता है, यहीं से जो है एग फर्टिलाइज होता है और उसके बाद ही इसमें से क्या, बेबीज बनते हैं। यानी कि इसमें जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो सेक्स है वो सेम होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की होगी, एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा। इसमें जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये पढ़ लिया। अभी हम देख लेते हैं नेचर और नर्चर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेचर हेरिडिटी ही होता है, लेकिन जो नर्चर होता है वो क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है सीटेट में जनरली पूछ लिए जाते हैं कि भाई नर्चर क्या है। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हमने पढ़ लिया कि ये जो होता है ये क्या है, ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट बेसिकली एवरीथिंग होता है, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब कुछ होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, हेरिडिटी को छोड़ करके। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की हेरिडिटी को छोड़ करके जो कुछ भी सराउंडिंग में है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, ये होती है स्टैटिक। हेरिडिटी क्या होती है, स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। जबकि नर्चर जो होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। डायनामिक होता है, गतिशील। ठीक है, सेकंड है, ये क्या होता है, बेस बताता है, किसी भी इंडिविजुअल का बेस जो है ये डिसाइड करता है। जबकि ये क्या बताता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो भी ट्रेड इंडिविजुअल है उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखो नेचर जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि देखिए जो पेरेंट से जो ट्रेड बच्चे में पास हुआ है वो
क्या है, स्टैटिक है, मतलब कि मान लीजिए अगर पेरेंट्स की अगर जैसे आइज ऑफ द कलर, ठीक है, जो पेरेंट्स का होगा वही बच्चे का होगा, जो फिजिक है बच्चे जो जैसे पेरेंट्स की होगी वैसे ही बच्चे की होगी, लंबाई यानी कि लेंथ जो है वो भी वैसे की वैसे ही होगी, तो ये क्या है, स्टैटिक है, मतलब स्थिर है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो क्या है, डायनामिक है, मतलब कि गतिशील है, यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट में बच्चा यानी कि इंडिविजुअल या फिर बच्चा जो है जाएगा वो उसी हिसाब से ढल जाएगा, जैसे भी एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है ऐसा ये भी क्या है, गतिशील है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बेस बताता है इंडिविजुअल का। बेस मतलब जैसे किसी भी मकान को जब हम बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बेस बनाते हैं, तभी तो बाद में उसको खड़ा करते हैं। तो ये भी क्या है, बेस बताता है। कैसे बेस बताता है, मान लीजिए किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या है, फिजिक, उसके जो शारीरिक जो रूप है वो बहुत अच्छा है, वो उसको कहाँ से मिला है, पेरेंट्स से मिला है, उसको विरासत में मिला है, ठीक है। उसके पेरेंट्स की फिजिक अच्छी होगी तो उस बच्चे की भी अच्छी होगी। लेकिन मान लीजिए अगर उसके पास फिजिक अच्छी है तो और उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, अगर उसको उसी हिसाब से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो उसकी फिजिक क्या उसको डेवलप और ज़्यादा डेवलप हो पाएगी, नहीं ना। तो इसीलिए जो एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की जो IQ है वो अबोव 100 है, ठीक है, क्या है, अबोव 100 है, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा। लेकिन अगर इस हिसाब से उसको वो एनवायरनमेंट मिला ही नहीं, उसको पढ़ने के लिए वो एनवायरनमेंट दिया ही नहीं गया, उसको मिला ही नहीं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा है IQ का, नहीं ना। तो इसलिए किसी भी ट्रेट के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जो हेरिडिटी है वो बेसिकली क्या, पोटेंशियल को बताती है, ठीक है, किसको बताती है, पोटेंशियल को बताती है। ये लिमिट को सेट करती है, क्या सेट करती है, लिमिट को सेट करती है। क्या कि पोटेंशियल क्या, लिमिट मतलब कि ये बताती है कि बंदे में कितना पोटेंशियल है और वो कितना डेवलप कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में डेवलप करेगा या नहीं करेगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो डेवलपमेंट है वो किसका जॉइंट प्रोडक्ट होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से सिंपली क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ है कि जो डेवलपमेंट है वो किसका जॉइंट प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये इक्वेशन ये दिया था वुडवर्थ जी ने, किन्होंने दिया था, वुडवर्थ जी ने दिया था, ठीक है। अभी यहाँ से हमने ये सब पढ़ लिया, अभी इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता से रिलेट करता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, आपके अपने सहपाठी की तरफ जो आपका व्यवहार है, एटीट्यूड है वो, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका सोचने का स्टाइल, कलर ऑफ द आईज, या फिर आपका सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन। सिंपली यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जो आपका कलर ऑफ आईज है यानी कि आपकी जो आंखों का रंग है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको अपने पूर्वजों से ही तो मिलेगा, जो आपके पेरेंट्स की आईज का कलर है वही तो आपका होगा। तो यहाँ से सिंपली आपका आंसर क्या आ जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, हेरिडिटी जो है कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको अभी रिसेंटली अभी पीछे ही पढ़ाया है कि जो हेरिडिटी है वो कौन सा है, स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्थिर है, ये गतिशील नहीं है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनामिक है। एनवायरनमेंट क्या है आपका, डायनामिक है, यानी कि गतिशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे ये जो है आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि इसने क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि जो पर्यावरण है वो डेवलपमेंट में, विकास में सबसे को शेप करता है, विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन सभी इनमें जो तीन ऑप्शन जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आपको वो बताना है जो नहीं है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन्होंने एक्सेप्ट बोला है। क्वेश्चन में आजकल कैसे आने लगे, आजकल नोट और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे। हम लोग पढ़ के सिंपली इसको ये कर देते हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है तो सीधा सीधा इसमें से एनवायरनमेंट से रिलेटेड ढूंढ लेंगे, लेकिन हम इसको ये नहीं देखते कि एक्सेप्ट और नोट लिखा हुआ है, इस पे हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको एनवायरनमेंट वाला नहीं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना हो उससे बताना है। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपका भोजन है जो उसकी क्वालिटी वो तो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, तो ये तो एनवायरनमेंट वाला फैक्टर हो गया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन आपको कहाँ से मिलती है, स्कूल से,
तो वो भी क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। थर्ड है आपका कल्चर, यानी कि जो संस्कृति है वो तो है ही सिंपली किससे रिलेट करती है, एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। तो बच क्या गया फिजिक, यानी कि जो आपका जो शारीरिक रूप है वो क्या है आपका किससे रिलेट करता है, हेरिडिटी से, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करता। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। हम लोगों को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए ऑप्शन को। हम सिंपली या तो आप देख लेंगे कि भाई ये जो ऑप्शन है ये ठीक है, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन से भी जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, ये भी हमें एग्जाम में हेल्पफुल रहता है। एन इंटेलिजेंट फादर हैज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ड्यू टू, एक इंटेलिजेंट पिता का बच्चा जो है इंटेलिजेंट होगा किसकी वजह से होगा, नर्चर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से होगा, न्यूट्रिशन की वजह से होगा, स्कूल की वजह से होगा, या फिर हेरिडिटी। तो यहाँ पे आपको सिंपली पता है कि ये किसकी वजह से होगा, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी की वजह से होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें।